अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कल जो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हुआ, जो कुछ वहां पर हुआ वो कल से उस पर बात चल रही है। जो मनाज़िर, जो हाथापाई, गालम गलोच, उसके बाद वॉकआउट, ये तमाम तर चीज़ें हम देखते चले आ रहे हैं कि इसी तरह हो रही हैं। लेकिन जो काबिल ज़िक्र बात ये थी कि कई बिल जो हैं वो कल पेश किए गए, कई बिल मंजूर करवाए गए, और उनमें सबसे ज़्यादा जो काबिल ज़िक्र बात है वो आम इंतखाबात जो आइंदा होने हैं और जो इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से बिल है, उस पर शदीद रिजर्वेशंस थी। अपोजिशन को उन रिजर्वेशंस का इजहार काफ़ी पहले से किया जा रहा था। फिर हुकूमत एक प्लानिंग करती रही, एक जॉइंट सेशन बुलाया गया, उसे मुलतवी किया गया, कहा गया स्पीकर साहब मज़ीद मुशावरत करेंगे। वो मुशावरत का नतीजा भी ये निकला कि किसी न किसी तरह हुकूमत इस बिल को मंजूर कराने में कामयाब हो गई। और उनका यह मानना है कि हर सूरत अब जो आइंदा इंतखाबात हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए होंगे। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी अब वोट का हक़ मिलेगा। अब जितना कम वक्त इस वक्त रह गया है आम इंतखाबात में, और आज हमने देखा कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी जो कानून और इंसाफ की है, जब उसका इजलास हुआ और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद साहब वहाँ पर शरीक हुए, उनसे सवाल जवाब हुए, तो उनका भी ये मानना था कि हमें नहीं पता कि किस तरह से ये मुमकिन हो पाएगा कि आइंदा इलेक्शन जो हैं वो इस कानून के तहत और EVM के तहत हो पाएँ। फिर मुख्तलिफ सवालात उठे कि वो इलाके जहाँ पर वाईफाई या इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है, वहाँ पर ये मशीन कैसे काम करेगी, इतनी मशीनें कैसे तैयार होंगी इतने कम अरसे में, इतने अमले को कैसे ट्रेंड किया जाएगा, फिर आवाम को इसकी जानकारी और आगाही कैसे मिलेगी कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ख़ास तौर पर जो दूर अफ्तादा इलाके हैं। इन तमाम तर सवालात के फ़िलहाल कोई जवाबात नहीं हैं। कहा यह जा रहा है कि 14 मराइल से गुजरना होगा टोटल जो हैं इसको अमली तौर पर मुमकिन बनाने के लिए, लेकिन वो किस तरह से होंगे, नो वन हैज़ एन आंसर। इस वक्त अपोजिशन ये कह रही है कि मुसल्लत किया गया, शहबाज शरीफ साहब ने कल उसे ईवल विशेस मशीन करार दिया इस वोटिंग मशीन को, और मुकम्मल तौर पर इस सारे मामले को, इस चीज़ को मुस्तरद भी किया। बिलावल साहब ने यहाँ तक कह दिया कि हम अभी से ही नहीं मानते, अगर इलेक्शन इस तरह से होने हैं तो फिर शफाफियत, तमाम स्टेक होल्डर्स का साथ होना और इलेक्शन के अमल पर सवाल ना उठना, ये किस हद तक मुमकिन है। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम तफसील से ना से जो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन था उस पर बात करें, बल्कि उसके साथ साथ जो जितने बिल जिस तरह से बुलडोज़ किया गया मामला अपोजिशन का कहना है, और फिर ख़ास तौर पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का और इंतखाबी इस्लाहात का मामला है, इस पर हम तफसील से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ साथ इस वक्त जो अपोजिशन है वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है चैलेंज करने के लिए, और हुकूमती वज़रा उन्हें स्पीकर ऑफिस में आने की दावत दे रहे हैं। गो कि कल का स्पीकर साहब का किरदार, उस पर भी अपोजिशन ने बहुत उंगलियां उठाई हैं। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सज्जाद मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर कॉलमिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान याकूब साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, और अब्दुल्ला गुल साहब हमें प्रोग्राम में कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। सज्जाद मीर साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। सर, कैसे देखते हैं, पहले तो एक नज़र कल इजलास बहुत देर तक चलता रहा, अपोजिशन का वॉकआउट, सारी चीज़ें, अब ये क्या यही रवायत रह गई है कि जॉइंट सेशन में यही मनाजिर हमें देखने को मिलेंगे? और ऐसे मुतअद्दिद मनाजिर हमने पहले भी प्रेस गैलरीज़ में भी बैठ कर देखे, अब तो TV पर नज़र आते हैं। पूरी कौम देखती है कि ये कानून साज असम्बली है जहाँ पर ये कुछ होता है। क्या राय होगी सर आप? बाजी, चांद ग्रहण के सूरज ग्रहण कौन सा जो 19 तारीख को होने वाला है, कल होने वाला है, उसको गुजर लेने दें, फिर देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। ये जो तवाहम की बुनियाद पर फैसले कराए जाते हैं ना जी, इन फैसलों का कभी ना कुछ शरीयत इजाज़त देती है, ना कानून इजाज़त देता है, ना तारीख उसका फैसला उसके हक़ में किया करती है। ये ऐसे वहम और था कि इससे पहले कानून पास कराना है, बुलडोज कर दिया, सलीके से भी हो सकता था। अभी भुट्टो साहब जैसा आदमी जो कि एक लिहाज से, एक मैं आमराना तो नहीं कहूँगा, लफ्ज़ इस वक्त उनके लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा, एक तरह का सख्त मजाज रखते थे, और उनको अपनी पॉपुलैरिटी पे नाज भी था, और उनको ये भी पता था कि वो जोड़ तोड़ के भी माहिर हैं। उन्होंने जब आइन पास कराया तो इस बात की पूरी कोशिश की कि कंसेंसस से हो। उसके बाद जितनी भी तरमीम हुई हैं, 18वीं तरमीम हुई है, सारी पार्टियां मिलकर बाहर बैठी, उन्होंने इसको पास किया। वो ठीक है कि गलत है, उसमें खराबियां रह गई कि नहीं रह गई, ये अलग बात है, लेकिन कंसेंसस किया गया पहले, और इसलिए कोई पार्टी उस तरह खुल्लम खुल्ला उससे खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। PTI भी शामिल थी, सारी पार्टियां शामिल थी उसमें। और इस वक्त भी जो सूरत हाल है कि उसके बाद जो इलेक्शन एक्ट है जो 17 में पास किया गया नवाज शरीफ के ज़माने में, उसमें तमाम पार्टियों का कंसेंसस मौजूद था, तमाम का, PTI समेत सबका कंसेंसस मौजूद था। तो कंसेंसस के बगैर आप इलेक्शन का कानून पास करते हैं, वो भी इस तरह बुलडोज करके पास करते हैं, और फिर तवक्को रखते हैं कि लोग उसको मान लेंगे, और जब मानेंगे नहीं तो उसके तहत होने वाले इलेक्शन को कौन तस्लीम करेगा?
और ये भूल जाएं कि अगर एक बार फजा पैदा हो जाए कि इलेक्शन धांधली से हुए हैं तो फिर कोई दुनिया की कोई ताकत भी उन इलेक्शन को बाकी नहीं रख सकती। 77 का तजर्बा हमारे सामने है। आखिरी वक्त तक सियासतदान तो शायद एग्री कर गए थे, लेकिन फिर हालात किसी के हाथ में बाकी नहीं रहे थे जी। और जो तहरीक चली थी, जिसको अब हम निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक कहते हैं, बुनियादी तौर पर वो इलेक्शन की धांधली के खिलाफ तहरीक थी। और मैं अक्सर कहा करता हूं कि तीसरी दुनिया में इससे अलावा कोई मौका नहीं आया जबकि लोगों ने किसी कॉन्क्रीट इशू पे नहीं, किसी रोटी कपड़ा मकाम फलां 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 पे नहीं, बल्कि एक एब्स्ट्रैक्ट इशू पर, धांधली के मसले पर इतनी बड़ी रिवोल्ट की हो और उसका ये नतीजा निकला हो। क्या ख्याल करते हैं कि इस तरह के इस कानून के तहत इलेक्शन करा देंगे डब्बों के साथ, फिर इनको कोई डब्बा पीड़ नहीं बचा सकेगा? ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आसानी के साथ आप लेके आगे चलें। आप मुल्क में जमहूरियत का सत्यानाश कर रहे हैं, कर चुके हैं। बल्कि भाई ये कानून तो ये कौमी असेंबली पास करे, फिर ये है कि सेनेट पास करे। सेनेट इकाइयों की नुमाइंदगी है, कौमी असेंबली आम आदमी की नुमाइंदगी है। और अगर दोनों को मिक्स करके आप पास करते हैं तो ये तो कोई बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है कि सेनेट से आप पास नहीं करा, आप वहाँ से आपने कोई 31 के 29 पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं है, बिल पलक झपकते में पास करा लिए और समझते हमने मेजॉरिटी से कराए। कानून कुछ भी कहेगा मुझे नहीं पता, कोई ये अमली तौर पर, अखलाकी भी नहीं कहता मैं, अमली तौर पर ये चलने वाला मामला नहीं है। इस तरह मामला आगे नहीं बढ़ा करते। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मैं इमरान याकूब साहब की जानिब बढ़ूंगा। इमरान याकूब साहब, कल तो ये जो बिल पास कराए गए और जो तादाद बताई जा रही है, ऑपोजिशन ने तो उस पर भी एतराज़ उठाया है कि वो जो काउंटिंग हुई है स्पीकर साहब ने वो ही फेयर नहीं की है और उसमें भी एक वोट कम है जिसको मेजॉरिटी बताया जा रहा है, गालबन 222 वोट दरकार थे। और फिर जो कुछ कल हुआ, क्या सर राय होगी उस पर आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अरसलान सजाद मीर साहब ने जो बातें की, मैं समझता हूँ बड़ी मुनासिब बातें हैं कि एक परसेप्शन बन जाए अगर किसी चीज़ के बारे में तो उसको ख़त्म करना फिर इतना आसान काम नहीं होता। अब अगर आप पर्टिकुलरली कल के इजलास की बात करें तो पार्लियामेंट का मुश्तरका जो इजलास है, हम मुक़द्दस ऐवान कहते हैं, मुक़द्दस ऐवान में दोनों ऐवान जो थे, जब ये मुक़द्दस ऐवानों के लोग इकट्ठे हों और उसमें भी इस तरह की चीज़ें सामने आएँ तो देखिए आप उससे रिज़ल्ट क्या निकलता। 4 दिन पहले तक आपके लोग आपके साथ नहीं थे, आपने दबाव उन पे डाला, क्या किया, किस तरह से किया, वो एक अलग स्टोरी है। किन लोगों ने आपकी मदद की, किन हलकों ने उनको कहा कि नहीं आप चले जाएं, इमरान खान साहब के हक़ में वोट दें, इस तहरीक के हक़ में वोट दें, इस तरमीम के हक़ में वोट दें, यह भी किस्सा छोड़ दें। असल बात यह है जो मेरे नज़र से एक बड़ी अहम है कि आपने जब ये तरमीम मंजूर करवा ली, बज़ोर बाजू करवा ली, तो उसके बाद आप क्या समझते हैं कि इस तरमीम का नतीजा इस तरह से निकलेगा जो आप चाहते हैं? क्या इस दफ़ा अगर आप समझें, हालांकि मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा शायद इलेक्शन जो है वो वक्त से पहले हो जाए, अर्ली इलेक्शन मैं समझता हूँ कि हो जाएंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि चले मेरा अगर ये ख्याल गलत भी साबित हो जाए और 2023 में भी इलेक्शन हो तो क्या आपके पास इतनी मैं इमरान याकूब साहब थोड़ा सा यहाँ पर ये ज़रा जानना चाहूँगा, ये जब आप कह रहे हैं और यकीनन आप किसी वजह से ही कह रहे होंगे, क्यों आपको लगता है कि इलेक्शन अर्ली हो जाएं जबकि इस कानून और चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन 14 मराइल तो ये तो 2023 में भी मुमकिन नहीं है, यहाँ पर बातें कुछ और चल रही हैं, मैं इसको बड़ा अदर वे राउंड देख रहा हूँ, इसके पीछे क्या लॉजिक है? मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि मुझे ये लगता है कि ये जब कानून कल जब आइन में ये तरमीम की गई है तो उस वक्त इवन कि अपोजिशन को भी ये बता दिया गया था कि आप फिक्र ना करें, ये इस इलेक्शन में लागू नहीं होगा। अपोजिशन भी अब सिर्फ अपनी गेम खेल रही है और अपोजिशन भी जो है इस वक्त उस अपोजिशन ने भी वो रोल प्ले नहीं किया।
जिन लोगों ने ये तरमीम करवानी थी उन्होंने सबको कन्वे कर दिया था, उन्होंने अपनी तरफ से सबको खुश भी कर दिया, हुकूमत को खुश कर दिया कि हमने ये करवा दिया, आपकी बात पूरी हो गई है, और अपोजिशन को खुश कर दिया कि आप फिक्र ना करें, इस इलेक्शन में ये नहीं होगा, अगले इलेक्शन तक होगा, और अगर आप इस इलेक्शन में जीत जाते हैं तो आपके पास ये चांस होगा कि आप अपनी अक्सरियत के साथ इसको टर्न डाउन कर दें। तो ये मामला जो है ना डंक पाओ पॉलिसी, उससे मामला कभी भी अच्छे तरीके से हल नहीं होती। जब आप की नीयत में कुछ इस तरह का फतूर हो तो फिर चीज़ें बेहतर साबित हो नहीं सकती। मैं ये समझता हूँ कि अगर 2023 में भी इलेक्शन हो तो खुद आपने जिक्र किया जो इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी हैं उन्होंने कायमा कमेटी में भी ये बात की कि 14 इसमें निकात ऐसे हैं जिनमें वक्त लगेगा। अब सूरत हाल ये है कि आपने ये, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन को छोड़ दें, आप इसमें इंतखाबी इस्लाहात के बिल को छोड़ दें, आपने स्टेट बैंक के हवाले से जो बिल पास किया है, जो वो आईनी तरमीम हुई है, आपको अंदाज़ा है कि उससे क्या होने जा रहा है। स्टेट बैंक को आपने डायरेक्टली IMF के अंडर दे दिया, IMF अपनी मर्जी से यहाँ करेगा, जब कर्ज अदायगी होगी वो खुद अगले कर्जे लेगा। आपने तो मुल्क को माशी तौर पे गिरवी कर दिया, आपने उसको IMF के सामने इस तरह से गिरवी रख दिया कि आपके पास अब उसके अलावा कोई हल नहीं रहेगा। उससे तो वजीर आजम भी नहीं पूछ सकता, सदर मुमलिकत भी उसके सामने भी वो गवर्नर स्टेट बैंक जवाबदेह नहीं है। और मैं अर्ज करूँ इसमें कि आप देखें शौकत तरीन साहब जो मशीर खजाना है उन्होंने खुद कहा कि IMF ने हमें कहा ये 5 शर्तें जो है आप पूरी करें, उसमें दूसरी शर्त जो थी वो ये स्टेट बैंक की थी। अब मामला ये है कि आपने उनकी शर्त पे बिजली की कीमत बढ़ा दी, अब आप दोबारा बढ़ाने जाएंगे, पेट्रोल की कीमतें आपने बढ़ा दी, आपने हर शर्त उनकी मान ली, तो अवाम बेचारे तो पिस रहे हैं। अवाम का तो आपको राइटली सेड इमरान याकूब साहब, पॉइंट आपका आ गया, आपने बड़ा तफसील से पूरी बात पर रोशनी डाल दी। इसका नतीजा आज आप मेरी बात लिख के रख लें कि जब अगले इलेक्शन होंगे और जिस वक्त ये PTI की हुकूमत नहीं होगी, यही लोग कप्तान और कप्तान के साथी उस वक्त इसी तरह टीवी चैनल्स पे आके रो रहे होंगे और अपने किस्से बयान कर रहे होंगे कि हमने ये मजबूरी में किया, हमने इस मजबूरी में किया। लेकिन फिर वो कहते हैं कि जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह पे मार देना चाहिए। तो इमरान भाई पॉइंट आ गया सर, मैं ज़रा आगे बढ़ते हुए पॉइंट वेल टेकन अब्दुल्ला गुल साहब की भी राय ज़रा ले लूँ। अब्दुल्ला गुल साहब बात कर रहे हैं कल पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन और जो एक तारीख रकम हुई कई बिल पास करा लेने की, जॉइंट सेशन बुला के ना कि कौमी असम्बली में बहस होती, वहाँ से बिल पास होता, फिर सेनेट में जाता, वहाँ बहस होती, सब स्टेक होल्डर्स मानते, एक एक बड़ा वक्त दरकार कानून साजी हो नहीं रही है इस पूरे दौरे इक़्तिदार में खान साहब के, और अगर अब हुई है तो इस तरीके से हुई है, कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कानून साजी जो है उसके भी कुछ तरीक़ेकार होते हैं। अगर उन तरीक़ाकार जो कि आइनी तौर पर वज़ा करता है उनके ऊपर अमल दरामद हो रहा है फिर तो बहुत अच्छी बात है, और अगर उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बुनियादी तौर पे अपोजिशन और हुकूमती बेंचेस जो है उनका काम ये होता है कि वो अवामी नुमाइंदगान होते हैं, और अवामी नुमाइंदगान जो होते हैं वो अवाम की राय को मुकद्दम समझते हुए कानून साजी का अमल जो है उसको तेज़ करते हैं। लेकिन मसला ये है कि कल 51 कानून जो है वो कानून साजी के लिए बिल पास हुए हैं, और हमने पहले भी देखा कि एक ही दिन में जो है वो सेनेट से भी और कौमी असम्बली से भी बिल पास हुए। मसला यह है कि क्या कोई गुर्बत के हवाले से भी बिल पास होता है, क्या इंसाफ के हवाले से भी कोई बिल पास होता है, क्या कौम के हवाले से, कोई कश्मीर के हवाले से कोई बिल पास होता है, जिसके ऊपर बुनियादी तौर पे अब हम जैसे बात करते हैं, मुख्तलिफ अजीब सी बात है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से तो हम बात करते हैं, लेकिन तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को हम कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये एक बड़ी, मेरे ख्याल में हमारी एक ऐसी पॉलिसी है जिसके ऊपर यकीनन ऐसा नज़र आता है कि मगरिब की तरफ से कहीं ना कहीं कोई दबाव है। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, कल के हवाले से कुलभूषण यादव का अगर बात की जाए तो कुलभूषण यादव के हवाले से देखें, भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है, क्या लोकसभा ऐसा कोई बिल पास कर सकती थी? क्या कश्मीर के अंदर जो मजालिम ढाए गए हैं और ढाए जा रहे हैं, और इसी तरीके से जो अभी हालिया जो वाक़यात हिंदुस्तान के अंदर पेश आए हैं मुस्लिम कुछ फसादात के हवाले से, जहां मुसलमानों को आज ही की खबर है कि आज 21 रुकनी बीजेपी का जो वफ्द है उसको पाकिस्तान वो आया है, और अजीब बात है कि कल एक बिल पास होता है और आज बीजेपी का वफ्द जो है वो पाकिस्तान पहुंच जाता है।
देखिए, मसला यह है कि क्या बीजेपी के हवाले से जिस अंदाज में बात हो रही है कुलभूषण यादव के मामले पे, ये तमाम इंटरनेशनल कवानीन अरसलान खालिद साहब पाकिस्तान को ही क्यों याद आ जाते हैं? और क्या दुनिया इसके ऊपर अमल कर रही है? और ये कहा जाता है कि जी क्योंकि ये ICJ का हुक्मनामा है और कौम को पूरा खौफ के अंदर मुब्तला कर रहा है कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा, पाबंदियां लग जाएंगी। कश्मीर पे जो वो मजालिम ढा रहे हैं, जो पूरी वायलेशन यूनाइटेड नेशन के कॉन्स्टिट्यूशन की कर रहे हैं, उसके ऊपर उन पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी आप पे कोई नहीं लगाता, ना FATF लगाता है ना कोई और लगाता है। पाबंदियां हमारे लोग खुद इतना कौम को खौफ में मुब्तला करते हैं हमारे हुक्मरान, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे वो अपने मामलात जो है वो जो उन्होंने वादे वईद किए होते हैं मगरिब के साथ, उनको पूरे करने होते हैं। इसलिए वो हर किस्म की तावील जो है वो देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही काम इमरान खान साहब भी कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, इमरान खान साहब से ज्यादा और कौन कर रहा है। और मुझे कोई वो ये वक्त दूर नहीं है जब आप इसराइल के हवाले से आप सुनेंगे कि जनाब उसके लिए बिल पास हो गया, क्योंकि क्या करें, मईशत जो है वो इतनी कमजोर हो चुकी है कि हमने इसराइल को जो है तस्लीम कर लिया। मईशत इतनी कमजोर हो चुकी है क्योंकि हमने न्यूक्लियर के बदले में जो है वो रोटी खरीद ली। तो ये बातें अब होने वाली हैं बहुत जल्द। आपको पाकिस्तान के नजरियात और जोग्राफियात बड़ी खौफनाक तस्वीर है। लेट्स होप कि ऐसा ना हो। मैं जरा सजाद मीर साहब की जानिब जाऊंगा। पॉइंट आ गया गुल साहब। एक आखिरी बात इस पर अर्ज कर दूं कि आपने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर के हवाले से जोग्राफिया तो तब्दील होते देखा पाकिस्तान का। अब जो नजरियाती जो वार हो रहे हैं वो भी आपके सामने है। अब आप पूछ लीजिए सवाल। ठीक जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे। ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सजाद मीर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा एक बात। अभी हम जब इंतखाबात की बात कर रहे थे, और ये लिंक्ड हैं बातें जो अभी गुल साहब ने भी कही, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब भी ये बात फरमा रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी, बैरूनी ताकतें, ये सारा मामला वो है जो चल रहा है। इमरान याकूब साहब ने जो एक बात कही वो थी कि शायद इंतखाबात वक्त से पहले हो जाएँ और ये सिस्टम जो जिसकी तैयारी है ये इन कमिंग इलेक्शंस में लागू शायद ना हो। दूसरी तरफ से सजाद मीर साहब खबर ये आ रही है कि शायद तैयारी शुरू हो, सेंसस होना है, हल्का बंदियाँ होनी हैं, EVM आनी है, तो इस हुकूमत का टेन्योर ख़त्म होने के बाद एक तवील इंटरम सेटअप ना आ जाए जो इन तमाम तर चीज़ों की तैयारी करें। आपकी क्या राय होगी? आप किस तरफ जाता देख रहे हैं इसे? जी, मुझे भी यही अंदेशा पैदा हुआ था जो आप कह रहे हैं। अच्छा, इलेक्शन के बारे में हम कुछ नहीं कहते क्योंकि ये ना हमारे हाथ में है ना तारीख। इसमें जो अवामल कार फरमा होते हैं वो अब उसका अंदाज़ा आपको यकीनी तौर पर ये जो 19 तारीख का चांद ग्रहण है कि सूरज ग्रहण है, इसके बाद अंदाज़ा हो जाएगा आपको क्या चलता क्या नहीं चलता। एक बात जो डिस्कस की गई स्टेट बैंक के हवाले से, पता नहीं अब्दुल्ला गुल ने की या शायद इमरान याकूब साहब ने की, दोनों में से किसी ने की, स्टेट बैंक के हवाले से कि हम IMF को जिस तरह उसको स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस छीन कर IMF के हवाले कर रहे हैं। तो मुझे याद आई कायदे आज़म की वो तकरीर, कायदे आज़म की तकरीर जो उन्होंने स्टेट बैंक के इफ्तिताह के वक्त कही थी, और ये कहा था कि स्टेट बैंक पाकिस्तान की माशी खुद मुख्तारी की जो है वो अलामत होगा। ये पहला फिक्रा था उनकी तकरीर का। और उसके बाद हाल क्या हुआ, मादर मिल्लत जब मिस्टर पार्क में उतरी अयूब खान के खिलाफ इलेक्शन में, तो उन्होंने पहला फिक्रा यही कहा कि तुम कहते हो कि हमने तुम्हें तरक्की कराई है कि या आने वाली नस्लों को गुलाम बना दिया है। और ये सारा इतराज़ IMF के बारे में था। पाकिस्तान के 2 वज़राए ख़ारजा जो पाकिस्तानी खारिज थे, मौलाना गुलाम मोहम्मद और चौधरी मोहम्मद अली, उनके बारे में सियासी तौर पर जो चाहे कुछ कहते रहे, ख़ासतौर पर मौलाना गुलाम मोहम्मद के बारे में गवर्नर जनरल के तौर पर जो उनका रोल था, लेकिन वज़ीर ख़ारजा खजाना के तौर पर वो और चौधरी मोहम्मद अली दोनों के ज़माने में हमारा बजट फाजल था। ये तो अयूब खान के ज़माने में शुएब आए, MM अहमद आए, और फिर हमें IMF का गुलाम बनाया गया। तो उसके बाद चीखो पकार शुरू हो गई। और ये मैं मादर मिल्लत की वो तकरीर सुनाता हूँ जो इलेक्शन कैंपेन जो अयूब खान के खिलाफ चली, उसका पहला फिक्रा ये था कि आप कहते हो तरक्की कराई, आपने हमें गुलाम बना दिया और IMF के हवाले कर दिया। वो गुलामी अब तक जारी है।
अब जो आप स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी की बात करते थे कायदे आज़म, आप उसकी गुलामी की बात करते हो कि उसको कोई पूछ नहीं सकता, उसको पूछेगा तो IMF पूछेगा और कोई नहीं पूछेगा। ये कब तक चलेगा सिस्टम? और ये इन हालात में जो गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है, इसमें किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। रियासत नाम की कोई चीज़ मौजूद ही नहीं इस मुल्क में। अब हमने रियासत का लफ्ज़ जो है एस्टेब्लिशमेंट के मानों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। एस्टेब्लिशमेंट हम कभी इस्तेमाल किया करते थे सिर्फ फौज के मामले में या फिर सिर्फ जो एजेंसियों के हवाले से कि एस्टेब्लिशमेंट रूल कर रही है। अब हम कहते हैं रियासत का ये ख्याल है, हुकूमत का ये ख्याल है। क्या मतलब आपका? सिक्योरिटी स्टेट बना के रखती है पाकिस्तान को। पहले दिन से ही हमको गुलाम बना दिया है अमेरिका के सिक्योरिटी निज़ाम का। हम दफाई माहदों में शामिल हो गए उनके, और जिसने दस्तखत किए माहदों पर ज़फ़रुल्लाह खान ने, उसने आके किसी को बताया नहीं, काबीना से पूछा ही नहीं। साइन करने के बाद काबीना को मसला पेश किया गया। वो सिलसिला आज तक गुलामी का जारी है हमारे यहाँ। आज तक हम सिक्योरिटी रियासत है। आज तक हमारा जो बजट है वो बाहर वाले देखते हैं। ये तो मेरा ख्याल में इसकी कोई इंतहा होनी चाहिए। अब आपने इलेक्शन को मुतनाज़ कर दिया और आपका शख्स यकीनी दुरुस्त है कि इलेक्शन को पोस्टपोन करने और इंटरनल सेटअप लाने की जो एक एफर्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। गुंजाइश रखती गई है कि लगे को पोस्टपोन करना पड़े और इलेक्शन को तो उस वक्त कहा जाए कि EVM कानून मौजूद है, ये पास नहीं हुआ, और ये कहा जाए कि चूंकि मरदमशुमारी मुकम्मल नहीं हुई इसलिए इसको अभी नहीं किया जा सकता, इसको पोस्टपोन किया जाए, इंटरिम सेटअप आ जाए। और जब इंटरिम सेटअप आ जाता है तो फिर आपको पता है क्या होता है। पहले डाका मॉडल की बात की जाती थी, अब नहीं की जाती, क्योंकि डाका का हाल हमने देख लिया है कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो हमारे साथ पता नहीं क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। मीर साहब, ये जो बात मौलाना साहब ने कही है, ब्यूरोक्रेसी इस्टेब्लिशमेंट मगरिबी दुनिया की खुशनुदी के लिए इंतखाबी नताइज अपने कंट्रोल में रखती है, लेकिन इसको वो लिंक कर रहे हैं कि इसलिए रखती है कि वेस्ट को ये बताया जा सके कि ज़्यादा परेशान ना हो, रिलीजियस लोग यहाँ इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, यानी कि वो इक़्तिदार में नहीं आ सकते हैं। इस पर सर मैं कॉमेंट आपका ज़रूर चाहूँगा सज्जाद मीर साहब। देखें, बात सुने, हमारा मसला सिर्फ रिलीजियस मसला नहीं है कि ये उनको कहा जाए कि रिलीजियस रोज पावर में आ जाएंगे तो होगा, ये करेगा। वो रिलीजियस लोगों को भी तबकी देते हैं, ज़रूरत पड़ती है उसको। उनको एहसास ये होता है कि कहीं असल रूह जो है वो अकाबी रूह जिसे इकबाल कहते हैं और जिसको हम इस्लामी जज्बा कहते हैं, जिसको पाकिस्तान की बुनियाद कहते हैं, वो ना जाग उठे। सतही मजहबियत से तो उन्हें कोई परेशानी होती नहीं है। वो तो उनको खुद भी कभी हलाशरी देती है और चाहते हैं कि ये दंगा फसाद पैदा होता। क्या किया उन्होंने इराक और शाम के साथ? अपने कल अलकायदा के मुखालिफ थे, आज अलकायदा के दौड़ों को लेकर अल-नसरार पता नहीं क्या क्या बना दी और दाइश के खिलाफ लड़ने लगे। अफगानिस्तान से निकले हैं तो दाइश को थपकी दे रहे हैं, जहां जाते हैं दाइश को लेकर साथ जाते हैं। और भाई, इन बातों का भी तजिया होना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, खाम बेवकूफ़ बनते जाते हैं, उनकी बातों को मानते जाते हैं। मजहब से उनको डर नहीं है, मजहबियत से, जो सती मजहबियत है उससे डर नहीं है, मजहब की असल रूह से डरते हैं। वो फाका कश के मौत से डरता नहीं कभी, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। ये जो बात है ना जी कि अफगानियों की गैरत दी का है ये इलाज, मुल्ला को उनके कोह दमन से निकाल दो। वो फाका कश लफ्ज़ एक, वो फाका कश के मौत से डरता नहीं कभी, रूह मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। ये चार लफ्ज़ जो है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। वो क्या चाहते हैं, हमें क्या बनाना चाहते हैं, किस चीज़ से डरते हैं, वो ये चीज़ है, ये जज्बा है। और ये असल मजहब है, ये वो नहीं वो जो सती मजहबियत है जिससे वो खौफ दिलाते रहते हैं। वो तो उससे खेलते भी हैं, उसको लड़ाते भी हैं, उसको कुछ करते भी रहते हैं। पता नहीं क्या क्या कुछ किया उन्होंने, हमारे साथ भी क्या कुछ किया। बिल्कुल सही सज्जाद मीर साहब, राय आ गई आपकी। मैं इमरान याकूब साहब आपसे जानना चाहूँगा, वज़ीर आज़म साहब जो कुछ हुआ उस पर तो हमने बात कर ली, जो बिल है आपने कुछ मज़ीद का भी हवाला दे के तफसील से बता दिया, स्टेट बैंक की भी बात की, फिर गुल साहब ने कुलभूषण वाले मामले पर बात कर दी। लेकिन वज़ीर आज़म साहब आज फरमा रहे हैं कि ये कानून साजी मेरी ज़ात के लिए नहीं है, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए। कितनी मजबूत हुई कल से लेके अब तक जमहूरियत सर? इस्लाम जमहूरियत को मजबूत करना वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का एक ख्वाब है। इसीलिए तो देखें ना वो कितने दाएं हैं जमहूरियत को मजबूत करने के, कि कल बकौल तमाम हुकूमती वज़रा कि पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा दिन था, तारीखी दिन था, इतने बड़े वाक़यात हुए, इतने बड़े फैसले हुए। और वज़ीर आज़म साहब जमहूरियत के इतने दाएं हैं कि जब तक तमाम अपोजिशन के लीडरों की तकरीरें ख़त्म नहीं होगी, वो ईवान में तशरीफ नहीं लाए,
इससे ज्यादा वो क्या सबूत दें कि वो जमहूरियत के कितने दाई और जमहूरियत को कितना पनपता देखना चाहते हैं और उनके अपने अंदर कितनी जमहूरियत है, वो अपोजिशन की बात को कितना वजन देते हैं, कितनी अहमियत देती हैं और उनका कितना ज़र्फ है अपोजिशन को साथ लेके चलने का। दूसरी बात ये कि वो बिल्कुल उनसे बड़ा तो जमहूरियत का कोई है ही नहीं। कल मुश्तरका इजलास था, इतना अहम दिन था और उन्होंने ऐसी तकरीर फरमाई और अपोजिशन के लिए बाहें खोल दी। उन्होंने खुल के दावत दी कि जनाब आप आ जाएं हम हमारे साथ, जैसे आप कहेंगे मिलके चलाते हैं, क्योंकि मैं तो जमहूरियत चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ मुल्क में जमहूरियत फले फूले। जनाब बातें करना बड़ा आसान होता है, आपने अपने अमल से साबित करना होता है। आप मुझे ये बताएं कि ये वज़ीर आज़म साहब को चाहिए नहीं था कल खिताब करते, क्यों एंड टाइम पे उन्होंने खिताब अपना जो है वो कैंसिल कर दिया। फिर दूसरी बात ये, अब वो ये कहेंगे जी वो अपोजिशन ने प्लान किया था जी, उन्होंने शोर मचाना था जी। आपका अमल कहीं ये तो नहीं साबित करता कि आप इस काबिल नहीं समझते इस मुक़द्दस ईमान को कि उसमें मुश्तरका इजलास में आप अपने ख्यालात का इजहार करें। दूसरी बात यही जो मैंने पहले अर्ज की कि आपने ये हौसला क्यों नहीं था कि आप उनकी बात तो सुनते। जब आप बात ही नहीं सुनना चाहते उनकी, तो फिर आप उनकी बात को अहमियत क्या देंगे। तीसरी सबसे अहम बात जो पहले यहाँ पे डिस्कस हुई कि ये जो प्लान है कि अगर यहाँ पे इस तरह से हो जाए कि कोई कौमी हुकूमत बन जाए और फिर वो इंटरिम हुकूमत जो है, ये कई दफ़ा ऐसे प्लान बने हैं। देखिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं, बुरी बात नहीं कि मुल्क में एक ऐसा सिस्टम बन जाए जो इस मुल्क के लिए अच्छा हो, जो जमहूरियत के लिए बेहतर हो, जिससे मुल्क में अमन हो। देखिए इमरान खान साहब की प्रॉब्लम ये नहीं है, हम ये नहीं कहते कि वो जमहूरियत दुश्मन है वो या जमहूरियत नहीं चाहते, लेकिन हमारा अलमिया ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ सियासतदान खुद आमरीत पसंद हैं, वो जमहूरियत को उस तरह से अपने अंदर नहीं समझ। अच्छा इमरान भाई एक बात ये बताइएगा कि जो ये अभी ओवर द वीकेंड, लास्ट वीकेंड आई एम टॉकिंग अबाउट, जो चीज़ें चल रही थी वो वज़ीर आज़म के नाम भी तजवीज़ हो रहे थे सोशल मीडिया पर। इत्तेहादी अलहदा होकर नाराज़ हो गए थे, छोड़ने वाले थे, और फिर अचानक सब बदला। ये क्या कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर मान गए या किसी के फ़ोन पे मान गए या एक कराची के मैंने कह दिया कि मैं आया नहीं लाया गया हूँ, ये वाला मामला हुआ है? क्या हुआ है सर? देखिए आमिर लियाकत साहब जो हैं कराची से PTI के टिकट पे मुंतखब MNA हैं। उन्होंने जब उनसे पूछा कि आप आए हैं, उन्होंने कहा नहीं जी मैं तो नहीं आया, मैं तो लाया गया हूँ। उनसे पूछा कि कौन लाया, उन्होंने कहा वही लाए हैं जो हमेशा लाते हैं। मामला ये है कि जब लाए गए हैं तो आप उससे समझ जाएं कि PTI के लोग हैं। तो अपोजिशन की तरफ से तो ये बारहा कहा जा रहा है कि फ़ोन कॉल्स वसूल हुई हैं, उनके पे कहा दूसरे लोगों का। और इत्तेहादी जो है हमेशा एक बात को समझें कि मुस्लिम लीग काफ हो, GDA हो, बाप हो या कोई MQM हो, वो किसके कहने पे मिले थे? वो जिनके कहने पे मिले थे तो इमरान खान साहब के साथ, उनके कहने पे दोबारा आके मिल गए। उनको कोई यकीन दहानियाँ ज़रूर करवाई गई होंगी। देखें आप, अगर आपको 5-5, 7-7 सीटों के साथ 2-2 वजारतें भी मिल रही हैं, आपको ओहदे भी मिल रहे हैं, आपको काम भी आपके हो रहे हैं, तो फिर आपके लिए तो अच्छी बात है। बिल्कुल सही इमरान भाई, पॉइंट आ गया। मैं ज़रा गुल साहब की भी राय यहाँ पर ले लूँ। गुल साहब वो लाने वालों की बात थी, मैं लिंक करना चाहूँगा। आपकी पिछली बातें मुसलसल मेरे दिमाग में अभी तक चल रही हैं और बड़ी आपने वो खौफनाक एक तस्वीर हमें दिखाई है कि कल को हम खुदा न खास्ता इसराइल को तस्लीम करेंगे, कल को हमें अपना न्यूक्लियर दे के रोटी लेनी पड़ेगी। सर नॉट टू फॉरगेट, इतनी हमारी स्ट्रॉन्ग आर्मी, इस मुल्क की सलामती की ज़ामिन, हमारे इदारे स्ट्रॉन्ग, तो खुदा न खास्ता तो आप पूरे सिस्टम पर बात कर रहे हैं, सिर्फ आप हुक्मरानों पर बात नहीं कर रहे हैं कि इसको बड़ी गेम की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। देखिए जहाँ तक ताल्लुक है, मैं बहुत सोच समझ के बात कर रहा हूँ। और हमारा मुल्क जब 2 टुकड़े हुआ था, आपको याद है, और तब भी हमारा मुल्क बड़ा स्ट्रांग था और बल्कि 1 यूनिट था और इसके पास बहुत बेहतरीन फौज भी थी। लेकिन फिर क्या हो गया था? फिर जो हुआ था वो आपके सामने है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी अरसलान खालिद साहब। जी जी मैं आपको सुन रहा हूँ सर, प्लीज कंटिन्यू। तो मसला ये है कि आज भी, लेकिन जो नेशन होती हैं
पेशेंट्स को ऑन बोर्ड लिए बगैर आप ऐसे फैसले नहीं करते। पिछले 3 सालों में कौन सा ऐसा फैसला हुआ है जिससे कौम मुस्तफीद हुई हो, जिससे पाकिस्तान के जो बैरूनी मामलात थे, जो अंदरूनी मामलात थे, वो मजीद बेहतरी की तरफ गए हों, हमारी मईशत बेहतर हुई हो, हमारा डॉलर जो है वो बेहतर हुआ हो, हमारी जो है वो एग्रीकल्चर बेहतर हुआ। कौन सी ऐसी चीज़ है जो, या महंगाई के ऊपर इन्फ्लेशन जिसकी बात करते हैं 5.6 है, दूसरे ममालिक में 5.3 है सॉरी, और आप बात करते हैं बांग्लादेश और इंडिया की बात करते हैं कि जी वहाँ पेट्रोल, वहाँ की फीकस आमदनी देखें, आप यहाँ की फीकस आमदनी देखें। यहाँ 35% से वो लोग हैं रह रहे जो दिन को एक पत्ता ना हैं। खुदा का खौफ करें। आपने वो कहते हैं, इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं अपनी ज़ात के लिए तो ये बिल नहीं लाया। हाँ, वो वाकई सही कह रहे हैं कि वो अब अपनी ज़ात के लिए नहीं लाए, ये मगरिब की ज़ात के लिए लाए गए हैं, ये मगरिब को खुश करने के लिए कहे गए। मैं बरमला कह रहा हूँ। और इसी तरीके से जो है आपको बहुत सारी चीजें अभी तो आपको नजर आ जाएगी। अभी आप देखें साद रिजवी साहब को जिस तरह से रिहा किया गया, पहले पूरी कौम को बताया गया कि टीएलपी जो है वो एक कालादम जमात है जिसके भारत के साथ ताल्लुकात हैं, टीटीपी जो है वो एक कालादम जो है दहशतगर्द तंजीम है जिसने पाकिस्तानियों के गले काटे, जिसने 70,000 लोगों को शहीद किया, जिसने हमारे फौजियों के सरों से जो है फुटबॉल खेले तो बस्तगफार, हमारे बच्चों को एपीएस के अंदर जो है वो हलाल किया गया। और आज हम क्या कौम बटन है खुदा के लिए कि जब बटन ऑन करेंगे तो बटन ऑन हो जाएगा तो हम सारे जो है वो कहना शुरू कहेंगे कदम है, ये दहशतगर्द है, और अगले दिन जो है हम इनको बटन ऑफ करेंगे तो हम इनको गले लगा लेंगे। क्या बात कर रहे हैं फॉर गॉड से, क्या तमस्खर बना लिया पाकिस्तानी कौम का। क्या है हम लोग, हम इतने जो है वो सस्ते हैं, हमें बताया जाए कि हमें कितने में बेचा गया। यकीनन ये सवाल तो मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी के हैं। बड़ी हद तक ये तमाम तर चीज़ें अपनी जगह पर बजा और दुरुस्त भी हैं। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं अपने तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। नाज़रीन, इस वक्त जो कुछ कल पार्लियामान में हुआ वो हम सब ने देखा। मुसलसल एक बात करते आ रहे हैं कि कानून साजी और पार्लियामान को अहमियत, और ये कानून साज असम्बली है जो इतना टैक्स पे मनी से ही इन तमाम कानून साज लोगों की तनख्वाह जाती है, इनके TADA, इनका ट्रैवल अलाउंस, इनकी तमाम तर चीज़ें। और फिर अगर उस पार्लियामान में कानून साजी ही ना हो पाए तो बहुत सारे सवालात और बहुत सारी उंगलियां यकीनन इस सारे मामले पर उठती हैं। जो कुछ कल हुआ उस पर मुख्तलिफ राय हो सकती है, लेकिन गो के अपोजिशन उसको एक स्याह दिन कहे, लेकिन फॉर अ फैक्ट ये पार्लियामानी रिवायात पार्लियामान के लिए कतन एक अच्छा दिन नहीं था। अब सवाल EVM का कि वो किस हद तक मुमकिन हो पाएगा, किस हद तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन अब होगी, अर्ली इलेक्शंस होंगे, अगले इलेक्शन में होगी, हल्का बंदियाँ, मरदमशुमारी, ये तमाम तर चीज़ें तो कह लीजिए कि जिस तरह से कोई डस्ट सेटल होने की तरफ जाती है, ये वो नहीं है मामला। चीज़ें सेटलमेंट की तरफ नहीं जा रही बल्कि गर्द उड़ती जा रही है, चीज़ें मज़ीद धुंधलाती जा रही हैं और हर शहरी के पास कहीं ना कहीं सवाल हैं। लेट्स होप कि इन सवालों के जवाबात मिलें, दिस जस्ट शुड सेटल डाउन और निज़ाम आगे बढ़े। आज के प्रोग्राम से इतने ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।